Very good morning students. How are you all? I am your हिंदी टीचर और आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 1। आप सभी जैसे पुराने वीडियो में देख चुके हैं, हमने कक्षा 5 में पाठ 1 का पेज नंबर 1 पढ़ा था। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाषा और व्याकरण, जो कि पेज नंबर 5 पर है। और अब हम इसी पाठ को आगे पढ़ते हुए पेज नंबर 6 को पढ़ेंगे। लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन की बात लिखकर प्रकट करता है और दूसरे पढ़कर उसकी बात समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। देखिए, इस चित्र में आप सभी देख सकते हैं कि अध्यापक बच्चों को कुछ बात बोल के समझा रहे हैं और बच्चे उसी चीज़ को लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है? अपने मन की बात, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। यह भाषा के रूप पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब जिनको अक्षर का ज्ञान होता है वही लिख सकते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अनपढ़ लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ बोलना ही जानते हैं। वो तो सिर्फ अपने भावनाओं को, अपने विचारों को बोलकर ही व्यक्त कर सकते हैं। इसी वजह से लिखना सिर्फ वही लिख सकते हैं, सिर्फ जो कि लिखने को जानते हैं, जो वर्णमाला जानते हैं, जिनको अक्षरों का ज्ञान होता है। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, होर्डिंग, परीक्षा भवन में परीक्षा देना आदि सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब हम अगला शीर्षक पढ़ते हैं, बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यह 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बदल जाती है। बोली में साहित्य का निर्माण नहीं होता है और न ही इसका व्याकरण होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं, जैसे कि अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। ये सभी बोलियों के उदाहरण हैं। राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को हम राजस्थानी बोली कहते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हम हरियाणवी बोली कहते हैं। हमारा देश विभिन्न भाषी देश है। इसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं तथा लिखी जाती हैं, जिनमें पहले भारत के संविधान द्वारा 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। बाद में 4 बोलियों डोगरी, मैथिली, बोडो और कोंकणी को भी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान दी गई। इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं। अर्थात हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। वे सभी भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, मराठी, मणिपुरी, डोगरी, मैथिली, बोडो और कोंकणी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अब हम बात करेंगे लिपि की। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह लिपि कहे जाते हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। हिंदी को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि। इसी प्रकार से संस्कृत को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि। और अंग्रेज़ी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, जर्मन को हम रोमन लिपि में लिखते हैं,
बंगाली को हम बांग्ला लिपि में लिखते हैं और अरबी को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों हैं और अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब हम इसी पाठ को आगे पढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने तथा लिखने का तरीका व्याकरण हमें सिखाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में न ही बोल सकते हैं, न ही पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शास्त्र से हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और इस व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोला जा सकता है, ना ही उसे शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्याकरण के अंगों के बारे में। व्याकरण के प्रमुखतः 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, इसके भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, भेद, विच्छेद आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य निर्माण, वाक्य के अंग, वाक्य विन्यास तथा भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब हमने इस पाठ से क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए हम उन सभी को दोहराते हैं। भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप एवं लिखित रूप। भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है और भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका पाठ 1 खत्म हो गया है और अब आपको इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं तथा स्वयं लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।